नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल MS यादव IAS GS अकेडमी पर। आज मैं मध्यकालीन भारत का अपना जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर था उसको लेके आए हुए हैं। हमने आपको इस्लाम धर्म का उदय करवा दिया हुआ था और अरबों के आक्रमण से पूर्व हमारा जो सिंध और भारत की स्थिति थी वो हमने थोड़ा सा करवाया हुआ था। आज जस्ट उसके आगे मैं अपना मध्यकालीन भारत का अगला जो चैप्टर लेके आया हुआ हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे परीक्षा आपकी जो है IAS की हो, चाहे परीक्षा आपकी PCS की हो या आने वाली जो परीक्षा हमारी समीक्षा अधिकारी की हो। एक प्रश्न आपसे यहाँ पर मिलना ज़रूर है। जैसे कि आप जिन लोगों ने PCS दिया होगा तो एक क्वेश्चन सूची सुमेलित करने में आया हुआ था, जिसमें किया क्या था, एग्जामिनर ने कुछ बुक्स के नाम दे दिए थे और उनके राइटर के नाम दे दिए थे और मैच करने के लिए बोला गया था। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य से मध्यकालीन भारत की जो हमारे जानने के स्रोत हैं उस चैप्टर को हम यहाँ पर लेके आए हुए हैं। थोड़ा सा लाइट का इशू हमारे पास है। इशू क्या है कि ये एक दो लाइन यहाँ पर चमकती है। आप लोगों की ये यहाँ पर शिकायत भी रहती है और मैं भी देखता हूँ कि जब वीडियो बनता है तो ये एक दो लाइन डिस्टर्ब करती हैं। तो आज तो नहीं, अगले नेक्स्ट अपने वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इस व्यवस्था को थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। तो बहरहाल आज आप लोग ऐसे ही पढ़ लीजिए और कल से हम इसको सही कर लेंगे। तो बिना देर लगाए हुए हम लोग अपना जो है अगला ये अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी परीक्षाओं के लिए है, चाहे कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे कोई जो है हमारा वनडे एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है। तो जो ये चमक रहा है यहाँ पर हमने लिखा हुआ है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी जो मध्यकाल हमारा है जिसको हम लोग मुस्लिम काल कह सकते हैं, उसके जानने के स्रोत हमारे पास क्या क्या हैं। तो मैंने बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से इसको बनाया हुआ है, बहुत इसमें हमने मेहनत की हुई है और उन चीज़ों को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जो चीज़ें आपको कहीं से ढूंढे से भी नहीं मिलती हैं। तो आज मैं अपने जो नोट्स हैं उन नोट्स से भी हमने थोड़ी सी सहायता ली हुई है। तो बहुत ही एक प्रकार से कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। मध्यकालीन स्रोत पढ़ने के पश्चात आपको कभी ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कुछ हम लोग अलग से करें। तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मध्यकालीन इतिहास के जानने के स्रोत। जब मैं प्राचीन भारत की बात कर रहा था तो हमने वहाँ पर कुछ स्रोत बताए हुए थे इतिहास के जानने के स्रोत। इतिहास के स्रोत XYZ कोई भी हो सकता है, जैसे हमने बताया था कोई सिक्का हो सकता है या कोई जो है बुक्स हो सकती है, कोई अभिलेख हो सकता है और कोई ना कोई जो है हमारी पृथ्वी में जो साक्ष्य हैं वो हो सकते हैं। तो बहरहाल हम लोग जो है प्राचीन काल से बहुत आगे आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है हमको यहाँ पर जो चीज़ें मिलेंगी वो ख़ास तौर से बुक्स ही मिलेंगी। तो आइए एक एक चीज़ को यहाँ पर समझा जाए, समझ के इन चीज़ों को थोड़ा सा कंठस्थ किया जाए ताकि आपको ये याद हो सके और मेरे साथ साथ आप लोग इनको बहुत कायदे से याद भी कर सकते हैं। तो आइए पहली तो बात हमने जो है यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास के बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात पहले ही पॉइंट पे हमने लिख दी हुई है। लिखा हुआ है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो मुख्य स्रोत है, यानी मौलिक स्रोत है, मुख्य स्रोत है, वो हमारा क्या है, ये साहित्यिक है। इसका मतलब ये हुआ मध्यकालीन इतिहास की जितनी भी जानकारी हमको मिलेगी वो किसी न किसी बुक से ही मिलेगी और उस बुक को कोई ना कोई लिखने वाला होगा। तो इस पॉइंट का तो हमारा ये काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको राइटिंग मैंने वैसे काफ़ी ठीक ठाक लिखा हुआ है। वैसे आमतौर पर बात की जाए मैं अपनी कॉपी में ऐसा कभी नहीं लिखता हूँ, बहुत मतलब जल्दी लिखता हूँ, तो इस वजह से उसमें राइटिंग हमारी अच्छी नहीं आती है। लेकिन बोर्ड पर मैं इस वजह से अच्छा लिखा हुआ हूँ क्योंकि आप लोग इसको पढ़ेंगे।
कई लोगों की शिकायत रहती है कि छोटा लिखते हैं। अगर हम छोटा नहीं लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे तो आपको वीडियो देखने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। फ़ायदा क्यों नहीं होगा? आप वीडियो देखेंगे लेकिन आपको उतना पर्याप्त मैटर मिल नहीं पाएगा। इस वजह से मैं जानबूझकर ये चीज़ें छोटी छोटी लिखता हूँ, क्योंकि यदि आप अगर पढ़ने बैठे हैं, मान लिया अगर एक वीडियो ही आप देख लें तो आपका 24 घंटे का काम हो जाए। इस वजह से मैं ज़्यादा सामग्री लिखता हूँ, इस वजह से मैंने छोटा लिखा हुआ है। अगली बात अगर हम देखते हैं, भारत में जो क्रमबद्ध इतिहास लिखने की शुरुआत अगर किसी ने की थी तो तुर्कों ने की थी, और तुर्कों से लेकर ये हमारा इतिहास जो है क्रमबद्ध रूप से मुग़लों तक की चलता है। जबकि यही चीज़ हमने प्राचीन भारत में देखी थी तो क्या था कि कोई जो है कोई क्रम नहीं था। क्रम का मतलब क्या होता है कि इस साल के बाद कौन सी घटना हुई, इस के बाद कौन सी घटना हुई, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर क्रम कहते हैं। और आप जानते हैं इतिहास होता क्या है, जो हमारा क्या है कि क्रमबद्ध रूप से अगर कोई भी लिखा जाए, जो पुरानी घटनाएं हो चुकी हैं उसी को हम इतिहास कहते हैं। तो आप लोगों को शायद याद भी होगा, हमने इतिहास की परिभाषा भी ऐसे बनाई हुई थी कि अतीत काल की घटनाओं के जानने के साक्ष्यों को इतिहास कहते हैं। जो बीत चुका है उसको किस आधार पर लिखा गया है उसी को इतिहास कहते हैं। बहरहाल ये जो क्रमबद्ध रूप से लिखने का कार्य है ये तुर्कों ने शुरू किया है, और ये हमारा जो है मुग़लों तक की जाता है। कहाँ पर की बात है? मध्यकाल की बात है। और अगर हम आज की बात करें तो आज तो बहुत सारे जो है हमारे इतिहासकार हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारा मीडिया लगा हुआ है। ये पर डे रोज़ कुछ ना कुछ जो है बिल्कुल क्रम से ही लिखते चले जा रहे हैं। इसी वजह से परीक्षाओं में प्रश्न आपको जो है डेट सहित भी देने लगे हैं, क्योंकि आज का इतिहास हमारा पर डे का इतिहास लिखा जा रहा है। उसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं, अरबों के वंशावलियों को लिखने की परंपरा हमारी क्या कहलाती है? अंसाब और यस्मा उल रिजाल के नाम से जानी जाती है। जो अरब लोग थे, जो उनका जो वंश शासन करता था, उनकी भाषा में उनको हम लोग क्या कहते थे? तो अंसाब कहते थे, और यस्मा उल रिजाल के नाम से जानते हैं। बाई चांस अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अरबों की वंशावली किस नाम से जानी जाती है तो ध्यान रखिएगा, अंसाब और यस्मा उल रिजाल के नाम से जानी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हजरत मोहम्मद की जीवनियों का संकलन क्या कहलाता है? ये सीरत कहलाता है, जिसको हम लोग कभी कभी शरीयत भी पढ़ते हैं। शरीयत या सीरत इसको लिख देते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को दिक्कत होगी क्योंकि अधिकांश लोग जो है शरीयत पढ़े हुए हैं, और ये सीरत नाम से आपसे मिल सकता है। और मध्यकाल के समय अगर युद्धों में या युद्ध जो भी हो रहा है, युद्धों का जब वर्णन किया जाता था तो उसको हम लोग बोलते थे मगाजी। युद्धों के वृत्तांत का संकलन हमारा क्या कहलाता था? मगाजी। बहुत सारे जो है इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने युद्धों का जिक्र बहुत ही कायदे से किया हुआ है, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मगाजी का जो है यहाँ पर संकलन हुआ है। किसके लिए? युद्धों के लिए हुआ है मध्यकालीन के समय। उसके बाद है सामान्य इतिहास से संबंधित अगर कोई ग्रंथ होता था तो उसको हम क्या कहते थे? तबकात। और आप देखेंगे इसी तबकात से जोड़कर बहुत सारी जो है किताबें जो है हमारी लिखी गई हैं। कहीं पर आप तबकाते नासरी पढ़ेंगे, कहीं पर जो है तबकाते फिरोज शाही पढ़ेंगे। इस टाइप के हमको जो है यहाँ पर अभी बुक्स आएंगी। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि तबकात क्या है। जो सामान्य इतिहास है उसका कोई ग्रंथ का संकलन हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं? तबकात कहते हैं। उसके बाद अगला है मध्यकालीन प्रशस्ति के लिए आपको हम बता देते हैं। पहले जब प्राचीन काल में आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पर प्रशस्तियाँ थी, और प्रशस्तियों में बड़ी एक फेमस प्रशस्ति थी प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्तियों का दौर प्राचीन काल से लेकर आज तक की चल रहा है। और इस समय जो मध्यकाल में प्रशस्तियाँ थीं उनके लिए दो शब्दों का यूज़ किया जाता था। एक यूज़ किया जाता था मनाकिब और दूसरा यूज़ किया जाता था फजायल। दो शब्दों का बहुत प्रयोग होता था। किसके लिए? प्रशस्तियों के लिए होता था। और मध्यकालीन की जो सबसे प्रसिद्ध अगर प्रशस्ति है तो कौन सी है? शाहनामा है। और शाहनामा जो प्रशस्ति है इसको लिखने वाले थे बद्र-ए-चाच। कौन था? बद्र-ए-चाच। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमारा इंट्रो के तौर पर हो गई है मध्यकालीन इतिहास के जानने के लिए।
अब बारी आती है कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो मध्यकालीन इतिहास के बारे में हमको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आइए एक एक की हम लोग जो है यहाँ पर बात करते हैं, और हो सकता है कि थोड़ा ये वीडियो हमारा लंबा हो जाए, लेकिन लंबा हो जाने से कोई मतलब नहीं है। जब होता क्या है कि वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, हमको जानकारी हमारे द्वारा दिए गए समय के साथ साथ हमको जानकारी अगर मिल जाए तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है। तो आइए पहले हम नंबर 1 पर बात करते हैं। एक हमने यहाँ पर पुस्तक बड़ी फेमस लिखी हुई है जिसका नाम है चचनामा, और चचनामा को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं तारीख ए हिंद। तारीख ए हिंद, ये थोड़ा मात्रा गड़बड़ हो गई है, ये तारीख ए हिंद। वैसे आमतौर पर देखेंगे तो इसके जो लेखक हैं अली बी के नाम से एक इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कौन सी, चचनामा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं खास तौर से सिविल सर्विसेज की, कई ऐसे राइटर हैं जिन्होंने इस किताब का जो है कोई नाम नहीं, इस किताब का कोई इतिहासकार नहीं दिया हुआ है, तो कभी कभी बुक्स वगैरह में लिख के आ जाता है कि इस पुस्तक के लेखक अज्ञात हैं। संयोग आपका है कि किस हिसाब से ये जो है प्रश्न आपसे पूछा गया है। बातें दोनों आपको पता है, कहीं पर जो है अज्ञात लिखा होगा, कहीं पर जो है अली बी लिखा होगा। वैसे बात अगर हम अज्ञान के लिए करते हैं या अज्ञात के लिए करते हैं तो एक किताब प्राचीन काल में जो है पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी, जिसमें जो है भारत के समुद्रों के बारे में बात कही गई है, और भारत का जो व्यापार समुद्रों के द्वारा होता था उसकी बात वहाँ पर की गई है, और उस पुस्तक का लेखक अज्ञात है। ये आपसे क्वेश्चन एज इट इज पूछता है कि उस किताब का नाम बताइए जिसका लेखक अज्ञात है, तो उस पुस्तक को ध्यान रखिएगा कौन सी है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी। तो कुल मिला के हम लोग अपने मुद्दे पर लौटेंगे। चचनामा किसने लिखी है, अली बी ने लिखी हुई है। चचनामा में हमको मिलता क्या है, चचनामा में हमको अरबों के सिंध विजय की जानकारी मिलती है कि अरबों ने सिंध को जीता हुआ था। अरब आक्रमण में हम आपको चांच वगैरह जो है बता चुके हैं, चांच बताया था, चंद्र बताया था, और दाहिर यहाँ पर बता चुके हैं। जब सिंध ये अरबों का आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम के समय, वो बात बता चुके हैं। उसके बाद इसी में हमको क्या मिलता है, मोहम्मद बिन कासिम के विजय के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम चचनामा की भाषा देखते हैं तो अरबी है, लेकिन होता क्या है कि इसका फारसी में अनुवाद किया जाता है, और फारसी में जो अनुवाद करते हैं उनका नाम होता है अबू बकर कुकी, और अबू बकर कुकी इस पुस्तक का अनुवाद नसरुद्दीन कुवाचा के समय में करते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जो ये मोहम्मद बिन कासिम है, इसको अगर कोई मारता है तो ध्यान रखिएगा, एक खलीफा होता है जिसका नाम होता है वाहिद खलीफा के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम जो है मारा जाता है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछ देते हैं। तो एक पुस्तक का हमने काम यहाँ पर कर दिया है ख़त्म। दूसरी पुस्तक को हम उठाएंगे। दूसरी हमारी जो है यहाँ पर मध्यकालीन स्रोत के तौर पर ये पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारी पुस्तक है, सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसकी जो रचना करने वाले थे वो अलबरूनी थे, और ध्यान रखिएगा अलबरूनी जो है ये मध्य एशिया का होता है। मध्य एशिया में एक जगह पड़ती है खीवा, जो आजकल जो है ख्वारिज्म के नाम से जाना जाता है, और वहीं पर ये जन्म लेता है। और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ध्यान रखिएगा, आपसे परीक्षा में पूछ देते हैं, 973 ईस्वी में ये जन्मता है। कौन? अलबरूनी। तहकीक हिंद की जो भाषा है वो हमारी अरबी है, लेकिन ये पुस्तक इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इस पुस्तक का लगातार जो है अनुवाद होता रहता है। तो इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था एक ये हुए हैं इतिहासकार जिनका नाम है सचाऊ ने इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया हुआ था। और इसका जो शीर्षक था, यानी जो ये तहकीक हिंद या किताबुल हिंद है, इसका शीर्षक बदल के किस नाम से किया हुआ है, तो ये हमने यहाँ पर इस शीर्षक का नया नाम लिख दिया हुआ है, अलबरूनी इंडिया एंड अकाउंट ऑफ द रिलीजन। ध्यान रखिएगा, अलबरूनी इंडिया एंड अकाउंट ऑफ द रिलीजन, ये नाम इनका ध्यान रखिएगा। अब
अंग्रेजी में अनुवाद हो गया, उसके बाद इसका अनुवाद हो रहा है किस भाषा में, हिंदी भाषा में। और हिंदी भाषा में अगर कोई अनुवाद करता है तो ये बड़े फेमस इतिहासकार हैं जिनका नाम है रजनीकांत शर्मा। तो ये देखो हमने यहाँ पर नाम लिख दिया हुआ है, क्या नाम है इनका, रजनीकांत शर्मा। और एक चीज़ आपको याद और रखनी है, जो ये अलबरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है तहकीके हिंद या किताबुल हिंद, इसमें कुल मिला के 80 अध्यायों की बात की गई है। यानी कुल मिला के इसमें कितने अध्याय हैं, तो ध्यान रखिएगा 80 अध्याय हैं। आगे देखते हैं कि इसमें हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, कहाँ से, मतलब कहाँ से कहाँ तक जानकारी मिलती है। तो इसमें 1017 से हमको 1030 तक की जानकारी मिलती है। यानी जो हमारा सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ है वहाँ तक के, उसके बाद तक की जानकारी मिलती है। और इसी पुस्तक में महमूद गजनवी की राजनैतिक स्थिति की जानकारी भी मिलती है। किसकी, महमूद गजनवी की। और ध्यान रखिएगा, ये जो महमूद गजनवी हैं, जब मध्य एशिया के खीवा यानी जो है ख्वारिज्म पर आक्रमण करते हैं, वहाँ का जो तुम्हारा जो है ख्वारिज्म शाह जो शासक होता है, जब उस पर आक्रमण करते हैं और महमूद गजनवी जब खीवा पर जीत जाते हैं, खीवा पर अधिकार कर लेते हैं, तो अलबरूनी इसी युद्ध के पश्चात ही महमूद गजनवी के साथ में आ जाता है। और महमूद गजनवी से पहले ये ख्वारिज्म शाह की सेवा में ही था। अब क्योंकि उसका कोई ठिकाना वहाँ पर बचता नहीं है, इस वजह से महमूद गजनवी क्या करते हैं कि इनको भारत लेके चले आते हैं। जब भारत पर ये आक्रमण करते हैं तो वही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि ख्वारिज्म शाह पर आक्रमण महमूद गजनवी ने 1017 में किया हुआ था। और एक सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला ये जो है पहला मुसलमान था। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था। आप लोग तब तक हमको ये बताइए पुराणों के लेखक कौन हैं और पुराणों की संख्या कितनी है। और साथ साथ में एक प्रश्न मैं आपसे और पूछूंगा, सबसे पुराना पुराण कौन सा है। आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो शायद ये तीनों उत्तर आप हमको कमेंट के माध्यम से भेजेंगे। हम ऐसे ही आपसे जो है कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते रहेंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर जो हमारा वीडियो देखते हैं, तो वो लोग अपना जो है कमेंट देते रहें। उसके बाद क्या है, अलबरूनी ने अपनी इस पुस्तक में जो है 8 प्रकार के चंडालों का भी उल्लेख किया हुआ है। आप लोग चंडाल तो जानते ही होंगे, चंडाल क्या होते हैं। तो जो नाजायज औलाद होती है या संतान होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, चंडाल कहते हैं। 8 प्रकार के चंडालों का उल्लेख है। अभी जब हम आगे पढ़ाएंगे तो हम चंडाल बताएंगे कि कौन कौन से जो है चंडाल हैं। वैसे इस टाइप की जो है बातें यहाँ पर करना थोड़ा ठीक नहीं रहता है, इस वजह से आज हम इन चंडालों को बताएंगे नहीं कि किन किन लोगों को यहाँ पर चंडाल बोला गया है। तो इतनी ये बात हमारी किस में हो गई है, तहकीके हिंद या किताबुल हिंद में हो गई है। आगे की ओर हम बढ़ेंगे। देखो हमने हर पुस्तक में जो है नंबरिंग कर दी हुई है। आज ये जो है हमारा मध्यकालीन इतिहास जो है, इसके स्रोत हैं, इसका ये फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद एक हमारा और इसी के लिए वीडियो आएगा जिसमें जाके हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि कितनी सारी बुक्स इस समय लिखी गई हैं, तो सभी बुक्स को तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ बुक्स को हम लोग पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल जितना हमसे बोर्ड पर हो सका है उतना मैंने कर दिया हुआ है। आइए आगे की अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, ये एक हमारी पुस्तक है जिसको हम कहते हैं ताज उल मासिर। ये ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं ताजुल मासिर। क्या पढ़ते हैं इसको, ताजुल मासिर। इसका जो लेखक है ये मोहम्मद हसन निजामी है। और मोहम्मद हसन निजामी ये खुरासान के निसापुर का रहने वाला होता है। खुरासान आप जानते होंगे, जब मंगोल आक्रमण यहाँ पर खुरासान पर करते हैं तो ये हसन निजामी जो है वहाँ से भाग करके यहाँ पर आ जाता है अपने दिल्ली सल्तनत में। अगर आधुनिक रूप से अगर हम बात करेंगे तो ये भारत में आ जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक के यहाँ नौकरी कर लेता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को तो आप जानते होंगे, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। तो ये किसके यहाँ नौकरी करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के यहाँ नौकरी करता है।
और आप लोग जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि क्या थी, एक कौन कौन सी उपाधियां हैं, आप लोग कमेंट में बताइए ज़रा, है ना, क्योंकि दो उपाधियां इसकी बड़ा प्रचलित हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइए कौन कौन सी इसकी उपाधियां हैं। ताजुल मासिर की सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। जैसे कि आप लोग वहाँ पर एक वेद पढ़ा करते हैं जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, और आपसे वहाँ पर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। हो सकता है कि आगे चल के आपसे पूछ लें कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है और उसके लेखक कौन है, तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके बाद इस पुस्तक की ताजुल मासिर की एक सबसे बड़ी और विशेषता है, ये 2 भाषाओं में लिखी गई है। भाषाएं इसकी कौन कौन सी हैं, एक अरबी भाषा है और एक फारसी भाषा है। अपने ज्ञान के तौर पर जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मुख्य रूप से अरबी भाषा में लिखी गई है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है फारसी भाषा के शब्द हमको देखने को मिलते हैं, तो ये पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, इस किताब का जो है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करते हैं। अनुवाद करने वालों के नाम ध्यान रखिएगा। एक हमने यहाँ पर इतिहासकार देखो, जो लोग पढ़ रहे होंगे जानते होंगे, एक ये इतिहासकार इलियट है और दूसरा हमारा है डाउसन। ये 2 इतिहासकार इसका क्या करते हैं, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर देते हैं। और इस पुस्तक में जो जानकारी हमको मिलेगी 1191 से 1217 तक की जानकारी मिलेगी। और आप लोग जानते हैं कि 1191 और 1192 का जो सन है, ये कौन से 2 युद्धों के लिए जाना जाता है। ज़्यादा तो हम आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, वरना आप लोग यही कहेंगे कि ये जो है चीज़ें बताते कम है, पढ़ाते कम है, क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या एक यही हो गई है कि उनसे आप कुछ पूछे ना, वो एकांत में जो है पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ तैयारी करना चाहते हैं। ज़्यादा जो है अगर पूछते हैं तो अपने आप में बड़ी हीन भावना महसूस करते हैं। बहरहाल मर्जी आपकी, हम 1-2 प्रश्न तो पूछेंगे ही, खास तौर से वो प्रश्न जो हम पीछे अपने वीडियो में करा चुके हैं। उसके बाद आगे जो हमारा ये पॉइंट लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, हमने लिखा हुआ है इस्लाम, गजनी और दिल्ली सल्तनत अलग। इसका मतलब समझ लीजिए, ये जो ताजुल मासिर है यही एक ऐसी पुस्तक है, यही एक ऐसी किताब है जो इस्लाम का इतिहास, गजनी का इतिहास और दिल्ली सल्तनत का इतिहास अलग अलग करती है। ये एक मात्र ये हमारी जो है किताब है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट लेके आया हुआ हूँ। जो लोग सच्चे मन से जो है तैयारी कर रहे होंगे उनको अच्छा लगा होगा कि ऐसी जानकारी हमको जो है हर जगह नहीं मिलती हैं। उसके बाद चौथे नंबर की किताब हम देख रहे हैं, कौन है, तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है और इसके लेखक कौन है, मिनहाज उस सिराज हैं। ध्यान रखिएगा, तबकाती नासिरी के लेखक कौन है, मिनहाज उस सिराज हैं, या मिनहाज सिराज के नाम से जाना जाता है इनको। और शायद मेरा जो बोलने की स्पीड है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। कई लोग सुझाव दिया करते हैं, कोई कहता है कि जो है थोड़ा सा अपनी जो स्पीड है बोलने की उसको कम करिए, कोई कहता है जो है कपड़े ठीक ठाक पहनिए। मतलब कई सारी विविधता देखने को मिल रही हैं। धीरे धीरे हम आपके सुझावों की बात मान रहे हैं और लगातार जो है प्रयास करते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो आज तक हमारी अटकी हुई है, ये यहाँ से लेके ये लाइट की समस्या अटकी हुई है। कल संडे का दिन है, थोड़ा सा समय हम निकालेंगे और ये जो है पहले हम समस्या का समाधान कर लेंगे। बहरहाल जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करना हमारा काम है, आपका काम है, क्योंकि लड़ाई जो है हम लोग जो है कंपटीशन से लड़ रहे हैं, तो उसके लिए इतना तो बनता ही है। अब तबकात नासिरी में देखते हैं, ये पुस्तक तो हो गई किसकी, मिनहाज सिराज की हो गई है। और इसमें है क्या क्या बताया गया है, जो एक गोरी होता है, गोरी की भारत विजय और तुर्की सल्तनत के बारे में, यानी गोरी की भारत विजय बताई गई है और तुर्की सल्तनत मतलब दिल्ली सल्तनत के बारे में बात यहाँ पर की गई है, यानी ये जानकारी हमको 2 मिलती हैं। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत का हमको क्रमबद्ध विवरण मिलता है। जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश हुए हैं उनका जो है हमको क्रमबद्ध अगर कोई जानकारी देने वाली पुस्तक है तो कौन सी है, यही हमारी जो है तबकात नासिरी है। उसके बाद यहाँ पर इसी पुस्तक में 25 अमीरों की भी जीवनी लिखी गई है
और 25 अमीर तो आप जानते होंगे किसको कहते हैं, यानी जो किसी भी राज्य, कोई भी अगर राज्य है उस राज्य का शासक कौन रहेगा, ये सब यानी कुल मिला के जो है एक अच्छे जो राजनीति करने वाले लोग होते हैं उनको यहाँ पर अमीर बोला गया है। और उन अमीरों में 25 अमीरों में इसने जो है सबसे ज़्यादा, मिन्हाज सिराज ने सबसे ज़्यादा अगर ध्यान दिया था तो उलूग खां पर ध्यान दिया था। ये उलूग खां कौन है, जिसको हम लोग जो है बलबन के नाम से आगे चल के अभी जानेंगे। तो ये 25 अमीरों की जीवनी भी लिखता है। और होता क्या है कि जो ये इल्तुतमिश हमारा जो है शासक होता है, जब ग्वालियर अभियान 1231 में करता है तो उसके साथ में ये मिन्हाज सिराज जाता है और इल्तुतमिश को जो है वीरता पूर्वक कुछ ना कुछ अपनी कविताएं इस सेना को सुनाता है, जिससे जो है ग्वालियर विजय को ये लोग जो है फतेह कर लेते हैं, जीत लेते हैं। ग्वालियर अभियान के साथ में था और इसकी मृत्यु बलबन के समय में होती है, यानी उलूग खां के समय में मिन्हाज सिराज की जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आगे की किताब हमारी कौन से नंबर की है, 5वें नंबर की है। 5वीं अगर हम पुस्तक देखेंगे, हमको 5वीं पुस्तक देखने को मिलती है तारीख़े फिरोज शाही। ये तारीख़े फिरोज शाही देख लीजिए, तारीख़े फिरोज शाही ये जो है ज़ियाउद्दीन बरनी की पुस्तक है। और दूसरी पुस्तक भी हमने यहाँ पर इनकी दूसरी लिख दी हुई है, फतवा-ए-जहादारी। ये किसकी पुस्तक है, ज़ियाउद्दीन बरनी की पुस्तक है, याद रखिएगा। और इस पुस्तक में जानकारी हमको 1239 से लेकर 1359 तक जानकारी मिलती है, यानी दिल्ली सल्तनत की ये जानकारी हमको दे रही है किताब। कौन सी, तारीख़े फिरोज शाही। तारीख़े फिरोज शाही पर इसमें काफ़ी कुछ ज़्यादा लिखा गया है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी बताया गया है और अलाउद्दीन के बारे में भी बताया गया है। जैसे अलाउद्दीन की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी उस पर यहाँ पर बात की गई है और यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की भी बात यहाँ पर की गई है। बरनी के जो बरनी के चाचा थे, जिनका नाम था अला उल मुल्क, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के सलाहकार थे और दिल्ली के कोतवाल थे। किसके, ज़ियाउद्दीन बरनी। जो ये ज़ियाउद्दीन बरनी फतवा-ए-फिरोज शाही या फतवा-ए-जहादारी का लेखक है, ज़ियाउद्दीन बरनी। तो ये क्वेश्चन आपसे खूब पूछा जाता है यहाँ पर कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली का कोतवाल कौन था, तो ध्यान रखिएगा अला उल मुल्क हैं। और अला उल मुल्क किसके चाचा हैं, तो ज़ियाउद्दीन बरनी के चाचा हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, अगली किताब है हमारी फुतुहात-ए-फिरोज शाही। ये है तारीख़-ए-फिरोज शाही, ये पुस्तक है फुतुहात-ए-फिरोज शाही। कुछ लोग इस पुस्तक को और इस पुस्तक को कभी कभी एक समान समझ बैठते हैं और क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो आप लोग इसमें जो है तारीख और फुतुहात में अंतर रखिएगा। फुतुहात-ए-फिरोज शाही, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये जो है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। कौन सी, फुतुहात-ए-फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है, फिरोज शाह तुगलक की ये आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब स्वयं लिखने वाला। तो फिरोज शाह जो तुगलक था वो अपने आप को जो है ये मानता था कि मैं सर्वश्रेष्ठ मुस्लिम हूँ और मैं हर क्षेत्र में काम कर सकता हूँ। इस वजह से इसने जो है जानबूझ के अपनी किताब लिखी और उस किताब का नाम रखा फुतुहात-ए-फिरोज शाही। फिरोज शाही अपनी इस फुतुहात-ए-फिरोज शाही में जिक्र करता है अल्लाह और बंदों की आजीविका पर। और ये फिरोज शाह यहाँ पर लिखता है कि जब अल्लाह किसी के साथ जो है कोई बेकार का काम नहीं कर सकता है तो भला मैं किसी बंदे के साथ कैसे जो है अन्याय कर सकता हूँ। ये बात अपनी स्वयं फुतुहात-ए-फिरोज शाही में लिखता है, क्योंकि ये फिरोज शाह तुगलक अपने आप को जो है बहुत ही आदर्श और विद्वान मुस्लिम मानता है। इस वजह से इस पुस्तक की रचना की जाती है। उसके बाद 7वीं हमारी बुक्स है फुतुहात उस सलातीन। इम्पॉर्टेंट पुस्तक है फुतुहात उस सलातीन। किसकी है, ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक ईसामी की है। किसकी है, ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक ईसामी की पुस्तक है। और ये पुस्तक अलाउद्दीन बहमन शाह को समर्पित है। अलाउद्दीन बहमन को आप जान रहे होंगे, यहाँ पर जो ये बहमन शब्द आ रहा है आप समझ गए होंगे ये बहमनी साम्राज्य का है, तो उसको ये समर्पित किताब है। और इसी पुस्तक में क्या हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना भी होती है।
यही पुस्तक जो है मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना करती है। पुस्तक क्या करती है, जो इसका लेखक है वो जो है मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना करता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगली हमारी पुस्तक है कामिल उत तवारीख। इसके जो लेखक हैं वो हैं शेख अब्दुल हसन। क्या नाम है किताब का? कामिल उत तवारीख। के लेखक कौन है? शेख अब्दुल हसन। और इसमें हमको जो है मोहम्मद गोरी की विजयों का उल्लेख मिलता है। किसकी विजयों का उल्लेख मिलता है? तो मोहम्मद गोरी की विजयों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगली अगर हम किताब की बात करेंगे 9वें नंबर की, ये किताब का नाम है तारीख़ सिंध, या इसी को हम कहते हैं तारीख़ मासूमी। ये मासूमी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पड़ता है क्योंकि मासूमी से ही ये आपको इसका राइटर याद हो जाएगा, जिसके लेखक हैं कौन? मीर मोहम्मद मासूम। ये यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ है, इसके लेखक कौन है? मीर मोहम्मद मासूम है। और इसमें क्या है कि अरबों की विजय से अकबर तक, अरबों की जो विजय है कहाँ पर? सिंध में, और अकबर का जो राज्य है कहाँ पर? सिंध में, उसका इतिहास है। मतलब कह सकते हैं एक बहुत ही जो है इसमें लंबा इतिहास है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अकबर के तक की जानकारी दे रहा, तो काफ़ी लंबा इतिहास है किसमें? तारीख़ सिंध या तारीख़ मासूमी में। उसके बाद अगली हमारी 10वें नंबर की जो बुक है तारीख़ यामिनी। इसके लेखक कौन हैं? उतबी हैं। अभी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो गोरी है, गोरी के यहाँ ये उतबी हमारा जो है इतिहासकार होगा। आप शायद जानते हो उसको, बैहाकी को, तब हम नाम यहाँ पर बताएंगे। बहरहाल आज यहाँ पर जितना होना है उतना आप लोग कर लीजिए। और इसमें हमको क्या क्या जानकारी मिलती है? सुबुक्तगीन आपने पढ़े होंगे, सुबुक्तगीन और अल्पतगीन। सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी का जो है इतिहास यहाँ पर मिलता है। उसके बाद 11वें नंबर की जो हमारी पुस्तक है जिसको हम कहते हैं तारीख़ मसूदी। किताब तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका नाम इतना लंबा है कि महत्वपूर्ण होते हुए भी हम लोग इस पुस्तक को छोड़ देते हैं। आइए नाम इसका पढ़ते हैं। अगर इसका नाम हम अलग अलग डिवाइडेशन करके पढ़ेंगे तब याद हो जाएगा। पहला नाम इसका पढ़ना अबुल फजल, दूसरा नाम पढ़ना मोहम्मद बिन हुसैन, और तीसरा नाम इसका पढ़ना अल बैहाकी। बहरहाल ये 3 नाम अलग अलग नहीं है, ये पूरा का पूरा नाम एक है। हमने इसको जो है 3 पार्ट में पढ़ा हुआ है। क्या नाम हो जाएगा? अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैहाकी, नाम इसका ध्यान रखिएगा। और शायद लेन पूल जो थे इसी वजह से इनको जो है पूर्वीय श्री पैपियस की उपाधि भी दे दिए थे। पूर्वीय श्री पैपियस की उपाधि किसकी है तो बताओगे? हुसैन अल बैहाकी की है। हुसैन अल बैहाकी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो तारीख़ मसूदी लिखी हुई है। उसके बाद अगली 13 नंबर की पुस्तक हमारी है तारीख़ मुबारक शाही। कौन सी पुस्तक है? तारीख़ मुबारक शाही। पढ़ने में नाम बड़ा अच्छा लग रहा है, तारीख़ मुबारक शाही। और ये जो है मुबारक शाह को ये समर्पित है। इसके जो लेखक हैं उस लेखक का नाम है, आप लोग केवल इतना नाम याद रखिएगा, याहिया सरहिंदी। वैसे इनका पूरा नाम है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। क्या नाम है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और ये किताब किसको समर्पित है? मोहम्मद मुबारक शाह को समर्पित है। मुबारक शाह ये जो है सैयद वंश में देखने को हमको मिलेगा। जब दिल्ली सल्तनत में हम लोग जो है 5 वंश पढ़ेंगे, 5 वंश में पहला वंश हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कौन सा? गुलाम वंश पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है खिलजी वंश पढ़ेंगे, उसके बाद तुगलक वंश पढ़ेंगे, उसके बाद सैयद वंश पढ़ेंगे, उसके बाद लोधी वंश पढ़ेंगे। तो सैयद वंश का हमको देखने को मिलेगा कौन? मुबारक शाह। उसके बाद रेहला, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है रेहला। चाहे जो है आपका एग्ज़ाम एसएससी का हो, चाहे आपका एग्ज़ाम बैंक का हो, चाहे आपका रेलवे का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे मतलब दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेहला बिल्कुल फ्री का नंबर दिलाने वाली ये पुस्तक होती है। रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता हैं। ये इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले होते हैं। मोरक्को अफ्रीका का देश है ना, वहीं के रहने वाले होते हैं, जिसकी राजधानी क्या होती है? मोरक्को की रबात है ना। तो इब्न बतूता है। और इब्न बतूता का जो मूल नाम होता है शेख फतेह अबू अब्दुल्ला, ये जो है इनका मूल नाम होता है। और इसमें किसकी किसकी जानकारी मिलती है?
तो ये गयासुद्दीन तुगलक हैं और मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इनकी जानकारी मिलेगी। साथ साथ में इनके गुप्तचर की व्यवस्था कैसी थी, डाक व्यवस्था कैसी थी, ऐसी जानकारी हमको यहाँ पर मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक इनसे बड़ा प्रभावित था, किससे? इब्न बतूता से। इस वजह से इसने जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया हुआ था। असल में था क्या कि जो ये हमारा मोहम्मद बिन तुगलक था, जब इसकी जो सनक भरी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में ये इसके साथ में रहा था, तो इससे जो है बड़ा प्रभावित हुआ था। तो इस वजह से इसने जो है दिल्ली में इसको काजी नियुक्त कर दिया हुआ था। उसके बाद अगली पुस्तक 14 नंबर की पुस्तक है, जिसको हम कहते हैं मालफूजात ए तिमूरी। तिमूरी केवल याद रखिएगा। और तिमूरी ये पुस्तक किसकी है? तैमूर की ये आत्मकथा है, जो कि तुर्की भाषा में जो है लिखी गई है। क्या नाम है? मालफूजात ए तिमूरी। किसकी है ये? तो बताएंगे तैमूर की ये आत्मकथा है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। और इस पुस्तक का फारसी में अगर अनुवाद करने वाला अगर कोई होता है तो अबू तालिब हुसैनी होता है। तो आज हमने जो है अपना मध्यकालीन भारत के इतिहास के जानने के जो हमारे प्रमुख स्रोत थे, वो हमने आधे स्रोत करवा दिए हुए हैं। बचे हुए हैं हमारे आधे। किसी दिन मौका लगा के मैं आपको जो है ये पूरे के पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत करा दूंगा, तो आपका ये चैप्टर हो जाएगा पूरा। बहरहाल चैप्टर बहुत अच्छा है, जानकारी इसमें बहुत अच्छी है। आप लोगों से एक हमारा निवेदन है कि आप लोग इसके नोट्स बना डालिएगा, क्योंकि बार बार आप वीडियो देख नहीं पाएंगे। इस वजह से जब भी वीडियो देखिएगा तो साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। बाकी अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अगर अच्छे लग रहे हों तो आप लोग कृपया कमेंट भी करिए, और साथ साथ में अपने दोस्तों को बताइए, और साथ साथ में हमारा जो भी ये YouTube चैनल है इसको शेयर करिए। वैसे आप जो वीडियो शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है हमारा YouTube चैनल की लिंक लोगों के पास पहुंच जाएगी। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो होता क्या है कि थोड़ा सा अपने आप में उत्सुकता बढ़ती है कि लोग हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हम क्यों अपने जो है वीडियो नहीं बना रहे हैं। इस वजह से अगर आपको ऐसी ही जानकारियों के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखने हैं तो आप लोग जो है हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। और एक चीज़ और, आप जहां भी अन्य से कहीं पढ़ रहे हैं उनसे थोड़ी सी हमारी जो है तुलना, हमसे क्या तुलना करेंगे, इस मैटर से जो है तुलना करिए कि कहां पर कितना अच्छा मैटर है जो हमको जल्दी कहीं नहीं ढूंढे मिलता है। क्योंकि परीक्षाओं का दौर बदल रहा है, ये अगर आप नहीं बदले तो जाहिर सी बात है परीक्षाएं हमारी होती रहेंगी, आप जहां पर हैं वहीं पर रुक जाएंगे। इस वजह से बदलते हुए जो हमारे पैटर्न हैं परीक्षाओं के, उनके लिए बहुत अच्छा मैटर है। ये मैटर मैं इस वजह से दे पा रहा हूं क्योंकि साथ साथ में मैं तैयारी करता हूं। शायद मैं केवल अगर पढ़ाता होता तो शायद हम आपको इतनी अच्छी जानकारी न दे पाते। इस वजह से हम आप लोगों से बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर करिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, आपकी इच्छा मतलब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। कहना हमारा जो है कर्तव्य था, करना कर्तव्य आपका है। अगर आप इनको जो है शेयर कर देंगे तो आपका कुछ चला नहीं जाएगा, कमेंट कर देंगे तब भी आपका कुछ नहीं चला जाएगा। बाकी आप जानिए, आपका काम जाने। जय हिंद, जय भारत।